कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस एनसीईआरटी की सीरीज में। यहाँ पर हम लोग क्लास 6 का भूगोल पढ़ रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी की पुस्तक से। यहाँ पर हम लोग एक नए टॉपिक पर पहुँच चुके हैं जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी की गति है, पृथ्वी कैसे घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पृथ्वी किस तरीके से घूम रही है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। और उसके बाद आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है घूर्णन गति। एक कौन सी गति होती है? एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण गति। कौन सी होती है? परिक्रमण गति। अब आप समझिए दोनों गतियाँ पृथ्वी की कैसे होती हैं। जो पहली गति होती है वो होती है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस गति को परिक्रमण गति बोलते हैं। उस गति को परिक्रमण गति बोलते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो देखिए अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ का कोई अक्ष नहीं है। अर्थ का कोई अक्ष नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? इसका एक अक्ष माना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है? इसका एक अक्ष माना है, जो कि क्या है? काल्पनिक है। जो कि कैसा है? जो कि काल्पनिक है, वो रियल में नहीं है। अब काल्पनिक अक्ष से अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम काल्पनिक अक्ष से बात करें तो पृथ्वी सीधी नहीं है। पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का झुकाव है। देखिए काल्पनिक अक्ष से ये झुकाव है। ठीक है, ये जो ब्लू से हमने है, और ये कितना है झुकाव? ये है 23.5 डिग्री। ये झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। और अगर हम समतल अक्ष से बोले, आधार से उसके बेस से बोले, तो ये झुकाव कितना है? ये है 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और हम अगर कक्षीय समतल से बात करें तो कक्षीय समतल से वो 66.5 डिग्री पर है। देखिए एनसीईआरटी में बोला गया है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो ये क्या है? कक्षीय समतल। क्यों? क्योंकि एक अक्ष के द्वारा बनाया गया, इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त, ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त बताया गया है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त कहते हैं? उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, जो दिन और रात को डिवाइड करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप देख रहे हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो इस 24 घंटे को जब पृथ्वी क्या करती है? जब पृथ्वी स्वयं एक बार घूमती है, घूर्णन गति करती है, तो उसका समय कितना होता है? 24 घंटे, जिसको हम बोलते हैं कि क्या हो गया है? एक पूरा दिन हो गया, जिसे पृथ्वी दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में इस फिगर से कुछ बताने की कोशिश की गई है और हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि एनसीईआरटी की इस पुस्तक में यहाँ पर क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ठीक है, ये इस तरीके से कक्षीय समतल ये है ना, और कक्षीय समतल पर लंब ये हो गया। अब देखिए पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। पृथ्वी का कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री पर क्या है? 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। और अगर हम लोग बात करें कि इस लंब से जो पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब है, वहाँ से वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने एंगल पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब हमें ये पता करना है, अब हमें ये समझना होगा यहाँ से कि दिन व रात की घटनाएं कैसे होती हैं। तो देखिए ये सूर्य है, यहाँ सूर्य से रोशनी आ रही हैं, तो सूर्य से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है उस भाग में क्या होगा? दिन होगा। और जो पृथ्वी का भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होगा उस पर क्या होगा? रात होगा। तो इस तरफ वाले भाग पर दिन होता है जब सूर्य की किरणें इसकी तरफ होती हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है? अंधेरा होता है। और ये जो लाइन दिन और रात को डिवाइड करती है, उजाले और अंधेरे
के बीच में डिफरेंस बताती है, इसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। इसे प्रदीप्त वृत्त बोला गया है एनसीईआरटी में, इसे प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि दिन और रात की कंडीशन किस तरीके से होती है। ये उत्तर ध्रुव है और ये क्या है, ये दक्षिण ध्रुव है। ये विषुवत वृत्त है, क्या है, विषुवत वृत्त इसे बोला जाता है। और इसे प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं, जो दिन और रात का डिफरेंस हमें बताती है, दोनों को क्या करती है, अलग अलग करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, अगर हम इसे बोल दें सूर्य है, तो पृथ्वी को, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और ये 6 घंटे जब 4 बार ऐड हो जाते हैं, ठीक है, 4 बार ऐड हो जाते हैं तो 6 4 जा 24 घंटे क्या हो जाता है, एक दिन बन जाता है। 4 साल में एक नया दिन आ जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। 365 की अपेक्षा 366 दिन हो जाते हैं, जिसे हम फरवरी में गिनते हैं। और जब 4 साल के बाद एक दिन बढ़ता है तो उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है क्योंकि उसमें फरवरी 28 की ना होकर 29 की होती है। फरवरी 28 की ना होकर 29 की होती है। तो अब देखिए, पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण नहीं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना है आपको कि पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुओं में कैसे डिफरेंस है। तो देखिए, पहली कंडीशन की अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर की अगर बात करें तो दक्षिण अयनांत होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है, जब हमारे देश में, हम ये बोल सकते हैं हमारे देश में, या हम बोल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होती है ना। आपको पता है दिसंबर में शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। उस टाइम पर शीत ऋतु होती है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव की तरफ हैं। सूर्य की किरणें कहाँ पर हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ हैं और उत्तरी ध्रुव की तरफ नहीं आ पा रही हैं। जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है वो सूर्य से काफ़ी दूरी पर है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शीत ऋतु होगी। यहाँ पर क्या होगा, शीत ऋतु होगी। और इसी कंडीशन को दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। इसी कंडीशन को दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। ये दिसंबर की बात हो गई। उसके 3 महीने बाद की अगर हम बात करें, 21 मार्च की बात करें, अगर हम 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और इस कंडीशन में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है। पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का कोई भी ध्रुव, ना ही उत्तरी ध्रुव ना ही दक्षिणी ध्रुव, कोई भी सूर्य के निकट नहीं होता है। 21 मार्च की अगर हम लोग बात करें, 21 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 3 महीने बाद, 21 मार्च के 3 महीने बाद की अगर हम कंडीशन की बात करें, 21 जून की बात करें, जब उत्तर अयनांत होता है तो उत्तर अयनांत में क्या होगा, दक्षिण अयनांत के अपोजिट पूरी घटना होगी। दक्षिण अयनांत में जो हुआ था उसी का पूरा अपोजिट होगा। तो उत्तर अयनांत में देखिए 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। क्यों, क्योंकि उसका उत्तर ध्रुव सूर्य की किरणों से ज़्यादा नज़दीक होता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की किरणों की ओर झुका होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। क्यों, क्योंकि ये भाग सूर्य से काफ़ी दूरी पर होता है। तो ये 21 जून की घटना है, जब उत्तर अयनांत होता है। क्या होता है, जिस टाइम पर उत्तर अयनांत होता है उसके फिर 3 महीने की बात करें हम लोग, सितंबर की बात करें तो 23 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, या हम उत्तर ध्रुव पर बोल सकते हैं, शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और इस कंडीशन में भी ना उत्तर ध्रुव और ना ही दक्षिण ध्रुव, ना ही उत्तर ध्रुव ना ही दक्षिण ध्रुव, दोनों ध्रुव क्या होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की किरणों के ज़्यादा नज़दीक नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वह कैसे मौसम परिवर्तन होता है, कैसे ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तर अयनांत की बात आपको बताई गई। अब इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर देना होगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव
कोण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है। कितने एंगल पर? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए आपको बताना है घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। तो घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर स्वयं घूमती है तो उस गति को घूर्णन गति बोलते हैं। लेकिन दूसरी एक कंडीशन होता है, जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उस गति को परिक्रमण गति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति बोलते हैं। और परिक्रमण गति में इसके साथ साथ आपको ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, परिक्रमण गति में 365 दिन, परिक्रमण गति में 365 दिन एवं 4 घंटे लगते हैं। क्या समय लगता है? 365 दिन एवं 4 घंटे लगते हैं। जबकि घूर्णन गति में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। घूर्णन गति में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि लीप वर्ष क्या होता है। तो लीप वर्ष वो होता है जब साल में 366 दिन होते हैं। और ये कब होता है? प्रत्येक 4 साल बाद होता है। क्यों? क्योंकि जो 365 दिन 6 घंटे होते हैं, जब 6 घंटे मिलकर 4 बार 6 घंटे मिलकर 4 बार 24 घंटे बना देते हैं, तब एक नया दिन आ जाता है। और उस दिन के आने से वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। तो उस वर्ष को साधारण वर्ष ना बोलकर लीप वर्ष बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो उत्तर एवं दक्षिण अयनांत की बात करें तो देखिए दोनों को अलग अलग कैसे बताया जा सकता है। पहले बात तो आपको पता होनी चाहिए, उत्तर अयनांत की घटना 21 जून को बताई गई है। ठीक है, उत्तर अयनांत 21 जून को होता है, जबकि दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। सेकेंड बात आपको पता होनी चाहिए, दक्षिण अयनांत की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होती है। ये आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आपका भी देश उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। और उत्तर अयनांत की अगर हम बात करें, दूसरी कंडीशन उत्तर अयनांत की बात करें तो 21 जून की घटना है। 21 जून की घटना है जब हम बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु होगी। दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु होगी और उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी ध्रुव में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ये बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन दोनों में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। विषु क्या है? देखिए विषु क्या है, जब जो रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा पर होती हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर होती हैं, ठीक है, किसी भी ध्रुव की तरफ ना होकर विषुवत रेखा पर होती हैं, उसे विषु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विषु कहा जाता है। तो ये कंडीशन 2 बार होती है। ये कंडीशन 2 बार होती है। देखिए पहली कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं 21 मार्च। कब बोल सकते हैं? 21 मार्च। एक तो कंडीशन है 21 मार्च की और दूसरी कंडीशन है 23 सितंबर की। दूसरी कंडीशन है 23 सितंबर की। लेकिन दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये है कि जैसे हम 21 मार्च की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। और 23 सितंबर की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? वसंत ऋतु होती है। तो इस तरीके से हम लोग विषु को समझ सकते हैं। उसके बाद आपसे बताया गया दक्षिणी गोलार्ध में देखिए आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये है में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी ने पूछा है कि ये इतना समय क्यों लगता है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। जैसे पहले आपसे बोला गया कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग क्यों होता है। तो देखिए अगर हम दक्षिण अयनांत की बात करें, हम क्या बात करें? दक्षिण अयनांत की बात करें तो दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को जब होता है तब हम बोल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण अयनांत की बात करें तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होती है। हमारे यहाँ क्या होता है? शीत ऋतु होती है। अब देखिए अब इसके बाद ये तो कंडीशन थी 22 दिसंबर की। उत्तर अयनांत 21 जून के आते आते पृथ्वी को क्या करना पड़ेगा? अपनी सतह पर क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी को घूमना पड़ता है। पृथ्वी को क्या करना पड़ता है? घूमना पड़ता है। तो जब पृथ्वी घूमकर अभी सूर्य की किरणें कहाँ पर हैं? अभी सूर्य की किरणें शीत ऋतु की तरफ ना होकर
उत्तरी गोलार्ध की तरफ ना होकर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हैं। अभी सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है। अब जब पृथ्वी घूमेगी इसमें 6 महीने का लगभग समय लगेगा और सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो जाएंगी। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो जाएंगी, तब उत्तर अयनांत होगा। ठीक है, सूर्य की किरणें जो हैं उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो जाएंगी, तब यहाँ पर क्या होगा, उत्तर अयनांत होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, समय लगता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ध्रुव होते हैं वो पृथ्वी के एकदम किनारे भाग पर स्थित होते हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। जहाँ पर सूर्य की रोशनी को पहुँचने के लिए 6 महीने का समय लगता है। जहाँ पर सूर्य की रोशनी को पहुँचने के लिए 6 महीने का समय लगता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, साथ में अपने अक्ष पर भी घूम रही है। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या बोला जाता है, परिक्रमण गति। इस गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जबकि अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला गया है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर। तो आपको पता होना चाहिए ये 21 मार्च की घटना होती है, जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, तो वो कंडीशन 21 मार्च की होती है। कब की कंडीशन होती है? 21 मार्च की कंडीशन होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस कंडीशन में वसंत ऋतु होती है। हमारे देश में इस कंडीशन पर वसंत ऋतु होती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आप तो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो शीत ऋतु में, ठंडी में मनाया जाता है, दिसंबर में, लेकिन नहीं है। 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो पीसीएस जैसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन किस लिए होता है? जो पृथ्वी का परिक्रमण गति है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अब घूर्णन भी दिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिन एवं रात का होना घूर्णन गति के कारण होता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो वो परिक्रमण गति के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं। उसके बाद आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, रिक्त स्थान पूछे गए हैं, इनकी हम लोग पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों से समझते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 365 से बढ़कर 366 हो जाती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गति को हम लोग दैनिक गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। किस पथ में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, एलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। किस फॉर्म में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। इसके बाद आपसे पूछा गया है 21 जून को सूर्य की किरणें, क्या पूछा गया आपको? 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर होंगी? तो आपको पता होना चाहिए 21 जून की जो घटना है वो उत्तर अयनांत की घटना है। कौन सी घटना है? उत्तर अयनांत की घटना है, जब दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होने का मतलब सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी। सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी। तभी 21 जून को उत्तर अयनांत की घटना होती है। और उत्तरी गोलार्ध में मतलब हमारे यहाँ भी, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ठीक है, दिन छोटे होने की अगर हम बात करें तो दिन कब छोटे होते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढकर कमेंट में बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से समझा है तो एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। इस एनसीईआरटी की सीरीज को हम लोग इसी तरीके से जारी रखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद की जो क्लास होगी वहाँ पर हम लोग मानचित्र पर बात करेंगे।